हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा, आज की क्लास के अंदर जीएसटी में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, असेसमेंट एंड ऑडिट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो असेसमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 59 से लेके 64 तक हम इसमें डील करने वाले। और अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो सेक्शन 65 से लेके हम लोग 66, दो सेक्शन यहाँ पे ऑडिट में हम लोग डील करेंगे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमें असेसमेंट और ऑडिट के लिए रूल्स भी पढ़ने, और रूल्स हमारे 98 से स्टार्ट होंगे और 100 तक जाएंगे। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर्म की भी सीरीज आएगी। जो फॉर्म सीरीज यहाँ पे यूज होने वाली है वो असेसमेंट ASMT 1 to 18 यहाँ पे चलने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट एक बार ओवरलुक कर लेते हैं असेसमेंट के सेक्शंस का और ऑडिट के सेक्शंस का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन 59 जो कि डील कर रहा है सेल्फ असेसमेंट से। अगर मैं सेक्शन 60 की बात करूं तो प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी असेसमेंट हो सकता है। सेक्शन 64 अगर मैं बात करूं तो समरी असेसमेंट है। कुछ स्पेशल केसेस में डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट भी कर सकता है। दो जीएसटी ऑडिट के सेक्शन थे, एक ऑडिट जो कि टैक्स अथॉरिटीज करेंगी और दूसरा ऑडिट स्पेशल ऑडिट के नाम से। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स की भी बात आ रही थी और साथ ही साथ हमारे पास रूल्स की भी बात आ रही थी। तो मैं रूल्स आपको दिखा देता हूँ। रूल्स एक बार देख लेते हैं। अगर रूल्स की बात करूं तो 98 जो रूल है वो प्रोविजनल असेसमेंट को डील करता है। रूल 99 स्क्रूटनी रिटर्न को डील करेगा और 100 असेसमेंट इन सर्टन केसेस। अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे तीन रूल हैं, 98, 99, 100। और ऑडिट के लिए दो रूल हैं, 101, 102। नेक्स्ट, अगर मैं स्टूडेंट्स फॉर्म्स की बात करूं यहाँ पे तो फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज चलेगी असेसमेंट के लिए वो ASMT हमारी सीरीज चलेगी, जिसके अंदर 01 हमारे पास है, 02 हमारे पास है, 03, और इस तरीके से टोटल 18 फॉर्म्स असेसमेंट के अंदर हमारे पास है। जीएसटी ऑडिट के लिए कोई भी फॉर्म नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन 59 में। सेक्शन 59 डील करता है सेल्फ असेसमेंट से। सबसे पहले स्टूडेंट जो हमारा असेसमेंट है वो हमें कहाँ पे बताया गया है, तो मैं एक बार आपको यहाँ ले चलता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि असेसमेंट कहाँ पे डिफाइन है। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2(11) के अंदर असेसमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में CGST एक्ट असेसमेंट को डिफाइन किया गया है। असेसमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। असेसमेंट का मतलब क्या है, अगर आप इनकम टैक्स के अंदर देखोगे तो वहां पे भी स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो यहाँ पे भी सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, बट उसके अलावा और भी असेसमेंट्स यहाँ पे होती हैं। तो एक सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि क्या होता है असेसमेंट के अंदर। सबसे पहले तो मैं अगर बताऊं तो कोई भी सप्लायर क्या करता है, अपने गुड्स की, सर्विसेज की और बोथ की क्या करता है, सप्लाई करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने अप्रैल के महीने में सप्लाई की, गुड्स की, सर्विसेज की और बोथ की आपने सप्लाई की। जब आप सप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आप लोग इसके ऊपर टैक्स भी कलेक्ट करोगे।
आप इसके ऊपर क्या कलेक्ट करोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे। और उसके बाद एज पर सेक्शन 39 आप अपनी एक रिटर्न भी फाइल करोगे, जो आप GSTR 3B की फॉर्म में करते हैं। तो जो आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे GSTR 3B अंडर सेक्शन 39, जो कि आपको पता है अप्रैल महीने की 20 मई को रिटर्न फाइल होगी, वो जो आपने अपनी रिटर्न फाइल की है उसे ही हम मान लेते हैं कि आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट कर दी कि मेरा ये टैक्स बनता है। तो असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली, उसकी आपने पेमेंट कर दी और आपने रिटर्न फाइल करके ये बता दिया कि ये मेरी फाइनल असेसमेंट है, ये मैंने अपना टैक्स असेस कर लिया है, इतना ही मेरा टैक्स बनता है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपने कम टैक्स पे किया है तो उस केस के अंदर वो आपको नोटिस भेज सकता है, उसके अलग प्रोसीजर से। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास है वो सेल्फ असेसमेंट है। और अगर मैं सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पे बात करूँ, वो डील करता है सेक्शन 59 से। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्सेबल पर्सन करता है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। हाँ, अगर कोई जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी हम यहाँ पे असेसमेंट के अंदर उसे कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है उसके अंदर बोला गया है पर्सन लायबल टू पे टैक्स। सेक्शन 22 के अंदर जो भी पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है, तो उनको हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। सेक्शन 24 भी इसके अंदर आएगा और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर सेक्शन 25(3) भी इसके अंदर आता है। ऑलरेडी मैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इसे डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट है जो कि हम खुद करेंगे, टैक्स पेयर खुद करेगा। वाइल ऑल अदर असेसमेंट यहाँ पे टैक्स अथॉरिटी करेगी। जैसे प्रोविजनल असेसमेंट है वो टैक्स अथॉरिटी करेगी, समरी असेसमेंट टैक्स अथॉरिटी करेगी। उसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करूं तो कुछ एडिशनल असेसमेंट भी होंगी। स्क्रूटनी असेसमेंट है, उसके बाद सेक्शन 62 की बात करेंगे। सेक्शन 62 में बताया गया है असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैव फेल्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, जिन्होंने अपनी रिटर्नें फाइल नहीं की हैं और उन्होंने अपना टैक्स असेस नहीं किया, तो उनकी भी असेसमेंट यहाँ पे होगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन की भी यहाँ पे असेसमेंट की जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सेक्शन 59 की अगर हम बात करें तो जो सेल्फ असेसमेंट से डील करता है तो वो बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, शैल असेस द टैक्सेस पेबल अंडर दिस एक्ट। तो उन सबको अपनी लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि कितना उनका टैक्स डिटरमाइन होना है, और जो वो अपनी रिटर्न फर्निश कर रहे हैं हर पीरियड की अंडर सेक्शन 39, वही उनकी सेल्फ असेसमेंट मानी जाएगी। सेक्शन 39 की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे GSTR 3B जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल करता है, मंथली फाइल करता है, 20 तारीख को फाइल होती है। जैसे अप्रैल का महीना है तो 20 मई को फाइल होगी, ये आप सबको पता है, आपने GST के अंदर रिटर्न का चैप्टर पढ़ा होगा। उसके बाद GSTR 4 है कंपोजिशन डीलर के लिए, GSTR 5 है NRTP के लिए, GSTR 6 है IST के लिए, GSTR 7 है TDS डिडक्टर के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन 59 में इतना ही लिखा हुआ है। जो मेन सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है वो सेक्शन 60 स्टार्ट होता है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में 100% आएगा। हम लोग यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जो सेक्शन 60 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए। तो स्टूडेंट सेक्शन 60 में आ जाते हैं जो कि प्रोविजनल असेसमेंट से डील करता है। और अगर मैं बताऊं इसके अंदर जो सब सेक्शन है, टोटल 5 सब सेक्शन में ये डिवाइड है। मतलब कि सेक्शन 60 सब सेक्शन 1, सेक्शन 60 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये चलेगा। तो एक एक करके सारे सब सेक्शंस को देखते हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में फॉर्म्स भी देखेंगे, साथ में रूल्स भी देखेंगे। चलो जी।
सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 के अंदर, बोलता है अनएबल टू डिटरमाइन। असली में क्या हुआ, हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करा रहे हैं? प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हम गुड्स और सर्विसेज या बोथ जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, हम लोग उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, या हम रेट ऑफ टैक्स, उसका क्या रेट होगा वो टैक्स भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लगाएंगे और डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हमें प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दे दो, हमें प्रोविजनल असेसमेंट करने दो। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 में दूसरी बात लिखी है रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। तो यहाँ पे जो भी एसएससी होगा, जो भी हमारा टैक्सेबल पर्सन होगा, वो राइटिंग में एप्लीकेशन लगाएगा डिपार्टमेंट को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। जब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाएगा तो उसके बाद डिपार्टमेंट दूसरी तरफ से, अगर हम बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट की, तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस नोटिस दे सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कि मुझे आप और एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, जिससे कि मैं आपको वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स बता सकूं जो आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट बोला गया है कि जो भी एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, उसका जो ऑर्डर है प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज में पास कर देगा कि आप अपनी प्रोविजनल असेसमेंट कर लो। तो आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगाई होगी वो जीएसटी ASMT 01 फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई होगी। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई उससे 90 डेज का यहाँ पे ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 90 डेज के अंदर आपको ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि आप अपनी प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसे चार्ट की फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं फॉर्म्स के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर फॉर्म्स भी आएंगे और रूल्स भी आएंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ये देखो स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा एसएससी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो एप्लीकेशन लगाएगा जीएसटी ASMT 01 के अंदर। ये जो एप्लीकेशन लगाएगा, तो मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन राइटिंग में होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉमन पोर्टल के अंदर जो जीएसटीएन पोर्टल है उसके अंदर इस एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो ये एप्लीकेशन नहीं लगवा सकता। तो इस केस के अंदर जो ये एप्लीकेशन लगानी है ये रजिस्टर्ड पर्सन ही लगाएगा। आरपी का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगी कॉमन पोर्टल के थ्रू। उसके बाद एप्लीकेशन लगाने के बाद हो सकता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है स्टूडेंट वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगे, तो जो वो इंफॉर्मेशन है वो आपको जीएसटी ASMT 02 में फाइल करनी होगी। स्टूडेंट दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी प्रोविजनल असेसमेंट हो, तो आप जीएसटीएन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहां पे आप जीएसटी ASMT 01 एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके वो आप इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीएन पोर्टल से फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा जीएसटीएन पोर्टल से। और जो रिप्लाई आएगा उसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर आपको वो अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है तो उस देखा जाए तो एक तरीके से आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिल रही है कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आप उसे सबमिट करें,
अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि सर इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो आप जो रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेंट रिप्लाई करेगा वो ASMT 03 के अंदर रिप्लाई करेगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा प्रॉपर ऑफिसर का। PO का मतलब है प्रॉपर ऑफिसर, आपको ऑर्डर इशू कर देगा, वो आपको अलाउ कर देगा कि आप प्रोविजनल बेसिस पे, PB का मतलब है प्रोविजनल बेसिस पे, आप क्या कर सकते हो, अपना टैक्स पे कर सकते हो। जो भी वैल्यू और रेट है, असेसमेंट इज अलाउड ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने डिटरमाइन कर लिया आपकी वैल्यू और आपको रेट बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोविजनल बेसिस पे अपनी असेसमेंट कर सकते हो, प्रोविजनल बेसिस पे आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। अब ये सारा काम स्टूडेंट 90 डेज में होगा, जिस दिन आपने रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 90 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन आपने ये ASMT 01 फॉर्म फाइल किया था, तो जब ये डिपार्टमेंट को मिला होगा तो वहां से 90 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 90 डेज आपको प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हैं। एक बार स्टूडेंट्स फॉर्म्स देखते हैं कौन कौन फाइल कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्म सीरीज थी। तो अगर आप देखेंगे जो हमने ASMT 01 फॉर्म पढ़ा है वो टैक्स पेयर फाइल करता है। उसके बाद यहाँ पे हमने SSC ने एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद 02 के अंदर ये टैक्स ऑफिशियल नोटिस देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो रिप्लाई होगा वो 03 के अंदर टैक्स पेयर देगा। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो 04 के अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 फॉर्म यूज हो रहे हैं, जिसमें से 2 एप्लीकेंट के हैं और 2 डिपार्टमेंट के हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन गई, उसके बाद डिपार्टमेंट ने एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी, फिर टैक्स पेयर ने वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और उसके बाद ऑर्डर आ गया प्रोविजनल असेसमेंट का। आगे चलते हैं स्टूडेंट, और ये ऑर्डर आपको बताया कि जिस दिन ये एप्लीकेशन पहुंचेगी, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ASMT 01 जिस दिन रिसीप्ट होगा डिपार्टमेंट को, वहां से मीटर स्टार्ट होगा 90 डेज का, और विद इन 90 डेज में ऑर्डर आ जाएगा प्रोविजनल असेसमेंट का। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 60 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 की, जो डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल पर्सन है उसको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा डिपार्टमेंट को, जो कि ASMT 05 के अंदर ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी चार्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके लिए जो फॉर्म है ASMT 05 होगा। ये आप फॉर्म फाइल करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, अमाउंट फॉर विच बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, कितने अमाउंट का यहाँ पे बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड जो होगा उसका 25% पैसा आपको मैक्सिमम बैंक से गारंटी देनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बॉन्ड फाइल किया जाएगा, और जितने भी अमाउंट का बॉन्ड आपको बताया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, मान लेते हैं डिपार्टमेंट ने बोला 10 लाख रुपए का बॉन्ड बनाना है, तो 10 लाख का 25% मैक्सिमम आपको बैंक गारंटी देनी होगी। ये 25% बैंक गारंटी स्टूडेंट इसलिए ली जा रही है कि जो प्रोविजनल बेसिस पे आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं, अगर बाद में पता लगा कि आपने कम टैक्स पे किया है, तो जो 25% आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा, मतलब बैंक गारंटी दी होगी, तो इन केस की अगर एप्लीकेंट वो पैसे नहीं पे करता, इन केस अगर एप्लीकेंट पैसे पे नहीं करता, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट के पास, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि जो आपने 25% की बैंक गारंटी दे रखी है उसको रियलाइज करवा सकता है आपकी टैक्स की पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए और फाइन्स के लिए, वो इस बैंक गारंटी को यूज कर लेगा।
आगे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड, जो भी नोटिस के अंदर टाइम पीरियड बताया गया है, अगर उस नोटिस के टाइम पीरियड के अंदर आपने बॉन्ड नहीं दिया और बैंक गारंटी एज अ सिक्योरिटी नहीं दी, तो जो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट का जो आपको ऑर्डर मिला था ऊपर ASMT 04 के अंदर जो आपको ऑर्डर मिला था, वो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर फाइनलाइज्ड फॉर्म GST ASMT 06, अगर यहाँ पे हम 06 की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, इस फॉर्म की थोड़ी देर में बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 के अंदर स्टूडेंट हमने बॉन्ड की बात की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे सेक्शन 60 सबसेक्शन 3, और सेक्शन 60 सबसेक्शन 3 हमसे क्या बोलता है, यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप देखोगे सेक्शन 60 सबसेक्शन 3 हमसे बोलता है फाइनल असेसमेंट विद इन 6 मंथ। जो यहाँ पे फाइनल असेसमेंट होगी स्टूडेंट वो विद इन 6 मंथ होगी। अब एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो दो फॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं, एक हमारा ASMT 06 आ रहा है और एक हमारा ASMT 07 आ रहा है, जो कि दोनों के दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे हमें नोटिस दे सकता है, सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है हमसे फाइनल असेसमेंट करने के लिए, और जो भी हमसे यहाँ पे उसने नोटिस देके इंफॉर्मेशन मांगी वो इंफॉर्मेशन हमें उसे देनी होगी, और उस बेसिस के अंदर वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स नोट्स के अंदर। अब अगर आप नोट्स में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, रिकॉर्ड्स मांग रहा है फाइनल असेसमेंट के लिए, जो कि हमसे ASMT 06 में मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो जो सेक्शन 60 है सबसेक्शन 3 उसके अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा, जो कि ASMT 07 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर पास करेगा, और ये वो कितने टाइम पीरियड में करेगा, 6 महीने के अंदर करेगा, जहां से आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर आया था। ASMT 04 जो आपको ऑर्डर आया था वहां से 6 महीने के अंदर आपकी फाइनल असेसमेंट कर दी जाएगी। तो फाइनल असेसमेंट कहाँ से होगी, फ्रॉम द डेट कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। अब जब स्टूडेंट आपके पास फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के केस के अंदर दो बातें हो सकती हैं। जब यहाँ पे ऑर्डर आए तो उसके अंदर दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने टैक्स प्रोविजनल बेसिस पे कम पे किया होगा या तो आपने ज़्यादा पे किया होगा। अगर आपने कम पे किया तो उस केस के अंदर हमारा जो सेक्शन है वो 60 सबसेक्शन 4 पिक्चर के अंदर आ जाएगा। तो जितना भी कम टैक्स पे किया होगा आपने, उतने जितना भी कम आपने टैक्स पे किया होगा उतने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, उतने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो जितना भी आपने ज़्यादा टैक्स पे किया होगा उसका आपको रिफंड मिलेगा, और 60 डेज के बाद वो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 65 के अंदर, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी उसके अंदर अलाउड किया जाता है। स्टूडेंट जो सेक्शन 60 है सब सेक्शन 3 अगर बात करें तो ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की बात करता है। तो मैंने आपको बताया जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो विद इन 6 मंथ आपके पास आ जाएगा। जिस दिन आपका प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आया था वहां से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 6 मंथ्स का। अब इसके अंदर एक्सटेंशन टाइम पीरियड भी यहाँ पे हो सकता है, जो कि AC और JC असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ पे जो एक्सटेंशन का टाइम पीरियड है
वो 6 महीने का और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट 6 महीने के बाद जो ऑर्डर आना था और 6 महीने लग गए, तो टोटल टाइम यहाँ पे 1 साल हो गया आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने में। और अगर आपने कमिश्नर यहाँ पे अगर अप्रूवल दे देता है तो 4 साल का यहाँ पे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड और एक्सटेंड हो जाएगा। तो नेट शेल में अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे बोलूँ तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मैक्सिमम 5 इयर्स में आ सकती है, उससे ज़्यादा ये टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं हो सकता। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन हम लोग सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 में डील करेंगे और उसके बाद सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 से हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे तो आगे चलते हैं सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 जो कि इंटरेस्ट की बात करता है। इंटरेस्ट पेबल इफ फाइनल अमाउंट इज मोर देन प्रोविजनल असेसमेंट। तो अगर मेरा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि जो मैंने प्रोविजनल असेसमेंट की थी वहाँ पे मैंने टैक्स कम पे किया और यहाँ पे मेरा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस के अंदर मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा जितना भी मैंने कम टैक्स पे किया है। तो एक बार वो देखते हैं प्रोविजन किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 में बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल लायबल टू पे इंटरेस्ट इफ टैक्स अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 या रूल्स मेड देयर अंडर। तो अगर आपने टैक्स कम पे किया तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि 18% पर एनम की रेट से है, और ये स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो भी आपकी ड्यू डेट होती है पेमेंट ऑफ टैक्स उसके आगे आफ्टर उसके बाद स्टार्ट होगा। मतलब कि जो मेरा अप्रैल का महीना है उसका टैक्स अप्रैल मई 20 तारीख तक मुझे पे करना होता है, और मेरी रिटर्न भी GSTR 3 भी उसी के अकॉर्डिंग फाइल होती है। तो 20 मई के बाद 21 मई से मेरा मीटर स्टार्ट हो जाएगा और ये तब तक जाएगा जब तक मैं अपना फाइनल टैक्स पे ना कर दूं। वेदर सच अमाउंट इज पेड बिफोर और आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट, चाहे आपने ये पैसा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने से पहले पे किया या बाद में पे किया, इट इज इनरेलेवेंट स्टूडेंट्स, 18% का इंटरेस्ट आपको पे करना ही होगा। अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि अगर हमने सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन 60 सब सेक्शन 5, अगर सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और हमें अब क्या मिलना है, रिफंड। और अगर एक टाइम पीरियड के अंदर हमें रिफंड नहीं मिला तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा। तो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं इसको भी। तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 में आ जाते हैं जो कि इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो हमारा जो भी पैसा बन रहा है यहाँ पे रिफंड का, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखोगे जो सेक्शन 60 है सब सेक्शन 5 वो बात करता है फाइनल असेसमेंट की, जो कि फाइनल जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सेक्शन 60 सब सेक्शन 3 के अंदर आता है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन है, हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे जो कि सेक्शन 54 हमारा रिफंड का चैप्टर है। तो रिफंड के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे। और सेक्शन 56 ये भी हमारा रिफंड का है। तो यहाँ वहाँ रिफंड में लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि जिस दिन एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई अगर उसके 60 डेज एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, जिस दिन आपने फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो जिस दिन आपको एप्लीकेशन क्या हुई थी, रिसीव हुई थी, तो उसके 60 डेज के बाद ये यहाँ पे टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा रिफंड का। और इस केस के अंदर यहाँ पे अगर मैं रिफंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो पे किया जाता है वो 6% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन
तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ये और क्लियर कर दूंगा आपको कि यहाँ पे 60 डेज तक तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जिस दिन आप डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव होगी डिपार्टमेंट को, तो आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगा दी, डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन रिसीप्ट हो गई, तो जिस दिन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन रिसीप्ट हो गई है वहां से 60 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते। तो स्टूडेंट जैसे ही आपको फाइनल ऑर्डर आया असेसमेंट का, आपको पता लगा कि मेरा रिफंड बनता है, तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन लगा दो और डिपार्टमेंट को जिस डेट को ये एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी वहां से 60 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट नहीं हो जाता, तो 60 डेज के अंदर ये पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर ये 60 डेज में क्रेडिट नहीं होगा तो सेक्शन 56 में लिखा हुआ है कि आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अभी स्टूडेंट हम लोग बैक टू बैक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और फिर और डिटेल के अंदर समझते हैं इसे। एक लास्ट जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 यहाँ पे आ रहा है, एलिजिबल फॉर रिफंड, आपको रिफंड मिलेगा बट ये ध्यान रहे कि अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो। अनजस्ट इनरिचमेंट मुझे लगता है स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि ये क्या होता है, कि टैक्स का जो बर्डन है वो पास नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स का बर्डन पास नहीं हुआ तो उस केस के अंदर आपका जो भी रिफंड बनता है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की गई है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, राम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुड्स क्लियर करती है, अंडर द प्रोविजनल असेसमेंट करवाया है इसने जुलाई महीने के अंदर, और उसके बाद बताया गया टैक्स पे किया गया 50,000 रुपीज़ का, जो कि जुलाई के बाद अगस्त 20 अगस्त को 50,000 रुपये टैक्स पे कर दिए। ड्यू डेट थी GSTR 3B की हमारे पास। फर्दर 90,000 रुपीज़ इसने 15 नवंबर को टैक्स पे किया, तो 15 नवंबर को इसने 90,000 टैक्स पे किया, और फाइनल जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 18 नवंबर को यहाँ पे आ गया। तो 18 नवंबर 2017 को यहाँ पे स्टूडेंट फाइनल ऑर्डर आ गया, और उस ऑर्डर के अंदर बोला गया कि 1.5 लाख रुपए आपको देने थे। ऑर्डर आने के बाद कुछ दिनों के बाद एसएससी ने 10,000 रुपये और दे दिए, जो कि आपका शॉर्ट पड़ रहा था 150 के अंदर, क्योंकि आप पहले 50 और 90 दे चुके थे। 1,40,000 आप ऑलरेडी दे चुके थे, 10,000 जो आपका बैलेंस था वो भी आपने पे कर लिया। तो यहाँ पे हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएससी। तो क्या स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलो जी, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। एक बार आप इसकी फोटो ले लो और बढ़िया तरीके से आप इसे देख लो, और हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, किस तरीके से इसका सलूशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जुलाई 2017 की यहाँ पे बात है, जिसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट कराई गई है। और आपको पता है जुलाई की अगर मंथ की बात कर रहे हैं तो 20 अगस्त को हमें टैक्स पे करना है। तो 20 अगस्त 2017 को इन्होंने 50,000 रुपये का टैक्स पे कर दिया था। तो अगर 20 अगस्त 2017 को इन्होंने 50,000 रुपये का स्टूडेंट टैक्स पे कर दिया था, तो उस केस के अंदर उस पैसे पे तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो जो जुलाई महीना था हमारा,
उसके लिए आपको पता है जो डेट है वो 20 अगस्त 20 अगस्त की डेट बनेगी। तो 20 अगस्त तक 50,000 रुपये पे कर चुके थे। तो इस केस के अंदर यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमने कम पैसा पे किया है, जो हमारा टैक्स बनता था उससे हमने कम पैसे पे किए। टोटल हमें 1,50,000 पे करना था और हमने बस 50,000 रुपये पे किए। तो बाकी का जो पैसा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने 90,000 रुपीज़ की पेमेंट की है वो हमने 15 नवंबर को पेमेंट की है। 15 नवंबर 2017 को हमने 90,000 रुपीज़ की पेमेंट की है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात करूँ जो इंटरेस्ट है यहाँ पे वो कैलकुलेट होगा, तो वो इतने टाइम पीरियड का हमें इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा। इस टाइम पीरियड का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर इस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर तक है यहाँ पे। अगर अगस्त की मैं बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो अगस्त आपका कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है। यहाँ पे 11 यहाँ पे अगस्त के आ जाएंगे। सितंबर आपका 30 का होता है, 30 आपके सितंबर आ जाएंगे। अक्टूबर आपका 31 का होता है और 15 डेज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट टोटल हो जाएगा 87 डेज। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 87 डेज का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अब कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? यहाँ पे जो आपका पैसा है वो आपने 90,000 रुपीज़ है, तो 90,000 मल्टीप्लाई में आपका 87 है, तो 87 डिवाइडेड 365 और 18% का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 3861। तो 3861 आपका यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आगे ये कहता है कि यहाँ पे हमने जो 10,000 रुपये की पेमेंट की है वो हमने 30 नवंबर को की है। तो जो बाकी का हमारा बैलेंस रह गया था पैसा वो हमने 30 नवंबर को पे किया 2017। तो स्टूडेंट इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा इस केस के अंदर। तो ये हमने 10,000 रुपये यहाँ पे किए। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपने 10,000 रुपीज़ पे किया है। तो अगर ये 10,000 रुपीज़ का टाइम पीरियड निकालेंगे स्टूडेंट, तो अगेन हमारा अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त है हमारे पास, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। अगस्त के 11 डेज हो जाएंगे, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर भी हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 102 डेज आ जाएंगे। ठीक है जी। तो 10,000 रुपये मल्टीप्लाई में 102 और मल्टीप्लाई में 18%, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 503 रुपये। ये हमारे पास स्टूडेंट निकल के आ जाएगा 503। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है वो लगना कहाँ से स्टार्ट होगा। वो मैंने आपको बताया था वो इस डेट से लगना स्टार्ट हो जाएगा और जब आपकी क्या हो रही है, असेसमेंट हो रही है फाइनल। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपकी जो फाइनल असेसमेंट जो ऑर्डर है वो 18 तारीख को यहाँ पे ऑर्डर आ गया था। तो 18 नवंबर को हमारा फाइनल असेसमेंट यहाँ पे ऑर्डर आ गया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया था वो 18 नवंबर को आ गया था।
तो 18 नवंबर से पहले भी जो हमने पैसा पे किया है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा 90,000 के ऊपर, और उसके बाद जो हमने पैसा पे किया 10,000 उसमें भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि ये पैसा जुलाई महीने की प्रोविजनल असेसमेंट थी जो कि पैसा हमें 20 अगस्त तक पे कर देना था। तो हमने 20 अगस्त तक ये पैसा पे नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो इस पूरे, एक तो ये वाले टाइम पीरियड का यहाँ तक ही होगा क्योंकि 15 नवंबर को हमने पे कर दिया था, और ये उसके बाद है तो उसके बाद वाले में तो ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एक 50,000 रुपये के ऊपर, सॉरी एक 90,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और एक 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सलूशन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 87 डेज की कैलकुलेशन है और 102 डेज की कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाल लिया है और टोटल इंटरेस्ट जो पेबल आ रहा है वो 4364 आ रहा है। इसे हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे और डिपार्टमेंट को पे कर देंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया, जो कि आपके सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल हम जो यहाँ पे फॉर्म है, टोटल पहले स्टार्टिंग में हमने 4 फॉर्म किए थे, उसके बाद हमने 5 और 6 और हमने 7 तक हमने कर लिया था। 5, 6, 7 हमने फॉर्म कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 और 9 हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे सीए का जो हमारा मॉड्यूल है रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, तो जो हमने यहाँ पे बॉन्ड दिया था स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फाइल करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर को बोलेंगे कि आपने जो हमारा बॉन्ड लिया था प्लीज उसे क्या कर दो, रिलीज कर दो, हमारी सिक्योरिटीज को रिलीज कर दो। तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, तो एप्लीकेंट क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाएगा रिलीज ऑफ सिक्योरिटी के लिए, जो कि ASMT 08 के अंदर लगाई जाएगी। विद इन 7 डेज यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इंश्योर कर देगा, पहले वो चेक कर लेगा एक बार आपकी एप्लीकेशन को कि आपको जो फाइनल ऑर्डर आया था आपने वो टैक्स पे कर दिया या नहीं कर दिया। अगर आपने जो भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया था आपने वो टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट ऑर्डर दे देगा रिलीज ऑफ सिक्योरिटीज का ASMT 09 के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा ये पॉइंट था रिलीज ऑफ सिक्योरिटी वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फाइल की ASMT 08 के अंदर, विद इन 7 डेज ASMT 08 आपको ऑर्डर दे दिया गया रिलीज ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हमने सेक्शन 60 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग 61 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन लेने जा रहे हैं 61, जो कि स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड है नेक्स्ट सेक्शन हमारा। स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक रूल भी पढ़ेंगे 99, साथ में यहाँ पे 3 फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट यूज होने वाले हैं 10, 11, 12। तो सबसे पहले सेक्शन 61 की बात करते हैं, साथ ही साथ रूल 99 पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ASMT के 3 फॉर्म पढ़ते हैं 10, 11, 12। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप देख लो। जो सेक्शन 61 है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की बात करता है, रेड विथ रूल 99। सबसे पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपनी रिटर्नें फाइल कर रखी है, तो हर महीने वो अपनी रिटर्नें फाइल करता है और सेल्फ असेसमेंट कर रखी है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर
किसी भी एसएससी की कोई भी रिटर्न स्क्रूटनी में लेके आ सकता है। तो अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का केस सेलेक्ट हो गया स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, तो उस केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा। और जो प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे नोटिस भेजेगा वो जीएसटी AS-MT 10 के अंदर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर नोटिस भेजेगा, जिसका रिप्लाई विद इन 30 डेज के अंदर, के अंदर एप्लीकेंट टैक्स पेयर को करना होगा। और वो ये रिप्लाई यहाँ पे जीएसटी AS-MT 11 के अंदर करेगा। अब ऐसा डिपार्टमेंट क्यों कर रहा है? मान लेते हैं स्टूडेंट आपकी जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी में आ गई, डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि आपने गलत असेसमेंट की है और आपकी जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी के अंदर आ गई है। तो उस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट आपसे रिप्लाई मांग रहा है, तो उस केस के अंदर जो भी डिपार्टमेंट आपको कह रहा है कि आपको ये टैक्स पे करना है, डिपार्टमेंट ने आपको बोला हुआ है नोटिस में, और या तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि सर जो मैंने टैक्स पे किया था वो सही पे किया था, या गलत आपसे कुछ गलत हो गया तो वो भी आप बता सकते हैं कि ये मेरे से गलती हो गई थी। अब या तो आपके रिप्लाई को डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, जो यहाँ पे आपने रिप्लाई किया है स्टूडेंट AS-MT 11 के अंदर, या तो डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट करेगा या तो डिपार्टमेंट उसे रिजेक्ट कर देगा। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर AS-MT 12 फॉर्म डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा और वो बताएगा कि हमने आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको टैक्स लायबिलिटी बताई गई थी आपको क्या करना है, फिर आपको वो टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ कर देनी है। दूसरी तरफ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे रिप्लाई ना करें नोटिस का, आप कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश ही ना करें, विद इन 30 डेज खत्म हो गए और आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं की। तो एक बार हम लोग अपने सीए के मॉड्यूल में आते हैं। सबसे पहले जो भी रिटर्न एक रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल की है उसकी करेक्टनेस को यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है डिपार्टमेंट, तो उसने स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर डाल दिया है। स्क्रूटनी असेसमेंट के बाद मैंने आपको बताया कि एसएससी को एक नोटिस भेजा जाएगा जिसके अंदर 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। या तो अब विद इन 30 डेज के अंदर जो आप रिप्लाई देंगे, तो आप प्रॉपर ऑफिसर की जो डिमांड है, आप उसके नोटिस की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और टैक्स पे कर देंगे। या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस, या तो आपने नॉन एक्सेप्टेंस यहाँ पे आपने उसकी नोटिस में जो उसने डिमांड की थी टैक्स की वो आपने पे नहीं की, आपने नॉन एक्सेप्टेंस किया, 30 डेज में आपने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो प्रॉपर ऑफिसर उस केस के अंदर आपके अगेंस्ट फर्दर एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ जिस केस के अंदर आपने एक्सेप्टेंस दी थी और अगर आपने बाद में टैक्स पे नहीं किया, तो उस केस के अंदर भी प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट की, बाद में उसको पता लगा कि आपका ऑडिट कराना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है सेक्शन 65 के अंदर टैक्स अथॉरिटीज आपका ऑडिट कर सकती हैं। सेक्शन 66 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट ऑडिटर से, कॉस्ट अकाउंटेंट से विद द जो कि नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर है, तो वो आपकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर सेक्शन 67 के प्रोविजंस भी लग सकते हैं जो कि इंस्पेक्ट सर्च से रिलेटेड है, और सेक्शन 73 और 74 के भी प्रोविजंस लग सकते हैं अगर ऐसा मिलता है कि आपने जो असेसमेंट्स फाइल की हैं उसके अंदर आपने टैक्स की चोरी की है। और अगर आपने टैक्स की चोरी नहीं की है तो प्लीज़ आप उसको बता दें कि सर ये अप्रहेंट पार्ट पे मेरे से गलती हुई है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो उस केस के अंदर आपको पता है सेक्शन 73 लगेगा जो कि नॉन फ्रॉड के केस में लगता है, और 74 आपको पता है स्टूडेंट फ्रॉड के केस में लगता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो सेक्शन है 61 वो कंप्लीट किया। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन लेने जा रहे हैं 62, एक बार देख लेते हैं और इसके साथ हमें एक रूल पढ़ना होगा 100। तो हमारा ये सीए का मॉड्यूल है।
जो हमारा सेक्शन 62 है वो कहता है यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, कई लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमारा केस असेसमेंट में नहीं आएगा, बट यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, जो डिफॉल्टर है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है जीएसटी के अंदर, उनकी उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है। स्टूडेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने आप ही कुछ आपकी इंफॉर्मेशंस गैदर करके अपने आप ही आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेगा और आपको वो टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी, तो वो अपने आप ही बेस्ट जजमेंट कर लेगा आपकी टैक्स लायबिलिटी की, क्योंकि आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है। अब ये कौन से लोग हैं जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने चार्ट बनाया हुआ है। सेक्शन 62 रेड विथ रूल 100, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, अब वो कौन से लोग हैं जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, एक वो लोग हैं जिनको मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, वो लोग फेल हो गए, उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। एक क्या है, फाइनल रिटर्न, जो आपकी फाइनल रिटर्न फाइल होनी थी सेक्शन 45 के अंदर, वो आपने अपनी फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की। दूसरा, आपको नोटिस दिया था प्रॉपर ऑफिसर ने कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो, आपको 15 डेज के अंदर अपनी फिर रिटर्न फाइल करनी थी, तो आपने तो भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर का नोटिस आया था, तो भी आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की विद इन 15 डेज के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर लेगा और आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है फेल टू फर्निश द रिटर्न सेक्शन 39 के अंदर और 45 में, और सेक्शन 46 के अंदर जो आपके पास नोटिस आया था, और नोटिस के अंदर बोला गया था विद इन 15 डेज आप क्या करो, अपनी रिटर्न फाइल कर दो, तो आपने तो भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। उस केस के अंदर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास टाइम है फॉर असेसमेंट ऑर्डर, कितने टाइम पीरियड में वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बता रखा है, जो यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू, वो ASMT 13 फॉर्म के अंदर किया जाएगा, और इसके लिए साथ ही साथ आपके ऊपर एक डिमांड ऑर्डर इशू होगा DRC 7 के अंदर। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे टाइम लिमिट है असेसमेंट ऑर्डर की, वो मैक्सिमम जो ऑर्डर की टाइम लिमिट है वो 5 ईयर्स है। एक बार ये देख लेते हैं 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे जो ये 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल होनी है, जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल होनी है सेक्शन 44 के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है वो 31 दिसंबर को फाइल होती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि एक पर्सन डिफॉल्टर है, उसने अपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो हमारे पास जो ये 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सेक्शन 44 में बोला है एनुअल रिटर्न जो फाइल होनी है 17-18 की वो 31 दिसंबर 2018 इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो 5 साल होंगे वो 31/12/2023 होंगे, तो 5 साल तक का टाइम पीरियड है, प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब जो भी असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर ने यहाँ पे पास किया है, अगर उस असेसमेंट ऑर्डर के विद इन 30 डेज यहाँ पे SSC टैक्स पे कर देता है, तो उस केस के अंदर ये असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर विड्रॉल कर लेगा। बट यहाँ पे दो चीजें, आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का इंटरेस्ट पे करना होगा। आपका असेसमेंट ऑर्डर तो विड्रॉल हो जाएगा अगर आपने विद इन 30 डेज डिफॉल्टर ने पेमेंट कर दी टैक्स की, बट जो आपकी लायबिलिटी है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की और जो आपकी लेट फी है सेक्शन 47 की, वो आपकी माफ नहीं होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन करते हैं 63 के अंदर है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे कई ऐसे टैक्स पेयर
होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेंगे नहीं, तो हमारी असेसमेंट कैसे होगी। बट यहाँ पे जीएसटी के अंदर ऐसा प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन 63 के अंदर, जिसके अंदर उन लोगों की भी यहाँ पे असेसमेंट हो जाएगी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। अब वो कौन से लोग हैं, सबसे पहले कहता है वो लोग हैं यहाँ पे जिनको रजिस्ट्रेशन लेना था। सेक्शन 22 के अंदर या सेक्शन 24 के अंदर आप लोग लायबल थे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था, बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो उस केस के अंदर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। दूसरा, आपका प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के यहाँ पे स्टूडेंट 5 रीजन है, 5 रीजन हैं जिस केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। पहला यहाँ पे रीजन है कि आपने जीएसटी का जो लॉ है उसका कंट्रावेंशन किया है। अगर आप जीएसटी लॉ का कंट्रावेंशन करेंगे, उसका नॉन कंप्लाइंस करेंगे, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आप कंपोजिशन डीलर थे, आपने 3 कंसेक्यूटिव पीरियड तक इसका टैक्स पे नहीं किया, अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव पीरियड तक टैक्स पे नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप नॉर्मल टैक्स पेयर थे, आपने लगातार 6 महीने तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो उस केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर, आपने अभी 6 महीने हो गए, आपने 6 महीने तक अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, 6 महीने तक आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था, आपने इसलिए ऑब्टेन किया था फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया था, उस केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर 2 केस के अंदर बेस्ट जजमेंट कर सकता है। एक वो लोग जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना था सेक्शन 22 सेक्शन 24 के अंदर। दूसरा, जिन लोगों का प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर, जो कि हमारे 5 केसेस हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करेगा, इशू करेगा नोटिस। तो प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे नोटिस इशू करेगा, जो नोटिस यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा उसका रिप्लाई टैक्सेबल पर्सन को विद इन 15 डेज के अंदर करना है। साथ ही साथ देयर आफ्टर यहाँ पे एक ऑर्डर भी पास किया जाएगा, डीआरसी हम 01 बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो डीआरसी 01 यहाँ पे होगा, समरी ऑफ शो कॉस्ट नोटिस यहाँ पे आएगा। इससे पहले मैंने डीआरसी 07 आपको बताया था, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो डीआरसी, ये डिमांड एंड रिकवरी के लिए फॉर्म सीरीज यूज होती है डीआरसी 01। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे इशू ऑफ नोटिस, आपको नोटिस इशू किया जाएगा, और नोटिस इशू करने के बाद अगर आप 15 डेज के अंदर यहाँ पे रिप्लाई अपना सबमिट कर देते हैं, विद इन 15 डेज आप अपना रिप्लाई सबमिट कर देते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डीआरसी 01 भी शो कॉस्ट नोटिस इशू किया जाएगा। टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर के और आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिलेगी, मतलब कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। हाउएवर नो सच असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मिलेगी। टाइम लिमिट क्या है असेसमेंट ऑर्डर पास करने की, असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स है। अगेन जो हमने टाइम लिमिट अभी पढ़ी थी प्रीवियस सेक्शन के अंदर, सेम टाइम लिमिट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना था फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, इसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और रीजन था कि अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा था। तो 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो इसकी एनुअल रिटर्न फाइल होनी है 18-19 की, वो इसकी जो एनुअल रिटर्न फाइल होनी है वो 31/12/2019 तक इसे अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद अगर 5 ईयर्स की कैलकुलेशन करें तो 31/12/2024 तक यहाँ पे टाइम लिमिट है असेसमेंट ऑर्डर का। तो प्रॉपर ऑफिसर 5 साल के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं स्टूडेंट 64 के अंदर।
सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे अभी हमने सेक्शन 63 लिया था, तो जो हमारा सेक्शन यहाँ पे 63 है, उस केस के अंदर मैंने आपको बताया दो केस होंगे यहाँ पे। एक हमारा जो केस होगा यहाँ पे, डिफॉल्ट नंबर 1, डोंट टेक रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जबकि उसे रजिस्ट्रेशन लेना था। दूसरा हमारा जो डिफॉल्ट का यहाँ पे है वो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर 5 केसेस थे, और यहाँ पे जो नोटिस आपके पास आएगा उसके लिए ASMT 14 था फॉर्म, और जो आपके पास असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे आएगा उसके लिए जो फॉर्म था वो ASMT 15 था। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे 64, जो कि समरी असेसमेंट से रिलेटेड है। समरी असेसमेंट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, दो केसेस हैं जहाँ पे आपकी समरी असेसमेंट हो सकती है, और ये टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए समरी असेसमेंट की जाती है। स्टूडेंट मेनली पहले समझते हैं कि समरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो समरी असेसमेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस के अंदर समरी असेसमेंट की जा रही है। एक वो केस है जिसके अंदर लायबिलिटी रिलेटेड टू पर्सन है, मतलब कि अगर हमें लगता है कि किसी पर्सन की टैक्स की लायबिलिटी है और उसने जो है वो टैक्स कम पे किया हुआ है, आपको पता लगता है कि यार इसने अपने 50 करोड़ के जो गुड्स सप्लाई किए थे उसके ऊपर इसने टैक्स पे नहीं किया। तो अगर आपको पता लगता है कि इसने 50 करोड़ के गुड्स सप्लाई किए थे और उसने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, तो उस केस के अंदर आप उसकी एसएससी की समरी असेसमेंट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेके, थोड़े बहुत एविडेंस लेके ही आप उसकी समरी असेसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। दूसरा, गुड्स के केस में आप समरी असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता लगता है कि कोई ट्रक है जिसमें माल जा रहा है और उस केस के अंदर आप देखते हैं कि ये जो माल सप्लाई किया जा रहा है इसका टैक्स पे नहीं कर रखा, और जब आप उस ट्रक वाले को पकड़ते हैं, जो उस ट्रक का पर्सन इन चार्ज है, जो उस ट्रक का क्या है पर्सन इन चार्ज, वहां से भी आपको पता नहीं लग पा रहा, वहां से भी आपको पता नहीं लग पा रहा कि जो ये गुड्स हैं इनका एक्चुअल ओनर कौन है। तो उस केस के अंदर, या अगर मान लो आपको उस ट्रक का ओनर मिल भी गया, पर आपने देखा कि यार इस बंदे ने तो अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा था जीएसटी के अंदर, तो उस केस के अंदर आप समरी असेसमेंट कर सकते हैं। और समरी असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो ASMT 16 के अंदर फाइल होता है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ रिक्वेस्ट, आप जो यहाँ पे एसएससी है वो रिक्वेस्ट विड्रॉल करवा सकता है ASMT 17 के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो 30 डेज के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है विड्रॉल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट द फॉर्म ASMT 18 है हमारे पास। तो एक बार हम मॉड्यूल में आ जाते हैं अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे समरी असेसमेंट हमने दो केसेस के अंदर की, एक में हमने पर्सन के ऊपर की, एक में हमने गुड्स के अंदर की। उसके बाद आता है विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो क्या असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉल हो सकता है? तो ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अगर टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उस केस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, तो उस केस के अंदर जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है वो आपका क्या किया जा सकता है, जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है वो आपका विड्रॉल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा ऑन इज ओन मोशन, अगर मतलब प्रॉपर ऑफिसर को सुओ मोटो खुद लगता है कि यार ये हमने गलती से इसकी समरी असेसमेंट कर दी है, तो उस केस के अंदर आपका सेक्शन 73 या सेक्शन 74 से भी आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की जा सकती है। डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये मैंने आपको बताया पर्सन इन चार्ज के केस के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि एक ट्रक वाले को पकड़ लिया गया और पता लगा कि इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करना था और इसने टैक्स पे नहीं कर रखा, और हमें वो पर्सन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो जो पर्सन इन चार्ज है उसी को पकड़ के हम लोग असेसमेंट कर देंगे, समरी असेसमेंट। व्हेन गुड्स अंडर द ट्रांसपोर्टेशन एंड आर स्टोर इन वेयर हाउस, या तो गुड्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन में या वेयर हाउस में, एंड टैक्सेबल पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी असर्टेन
द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उसकी असेसमेंट कर दी जाएगी, टैक्स लायबिलिटी असेस कर दी जाएगी और फिर उसको उसका टैक्स पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको फॉर्म भी बताया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट फॉर्म ASMT 18 यहाँ पे फॉर्म भी है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग असेसमेंट का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑडिट का लेंगे। ऑडिट के अंदर हमारे 2 सेक्शन है, एक 65 और एक 66। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।